अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या हाल है? मैंने आप लोगों को दी थी असाइनमेंट दी थी आप लोगों को। कुछ समझ आई असाइनमेंट की है असाइनमेंट की नहीं की? नो सर। शाबाश। सर वो देखा है, वो तो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो क्या चीज़ है, वो क्वेश्चन की समझ ही नहीं आई। हाँ जी, तो ये पिछले लेक्चर तक तो बड़े कह रहे थे कि सर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब क्या हुआ, सर असाइनमेंट एक रात ही खत्म? सर वेक्टर स्पेस का टॉपिक हमने ना मैट्रिक में पढ़ा ना इंटर में पढ़ा, तो हमें कैसे पता चलना था कि ये क्या होता है। हाँ जी बच्चा, यही यूनिवर्सिटी वालों ने हमें ऑर्डर दिया कि आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स जो आप लोग रिसर्च के तौर पे आप लोगों की रिसर्च यानी कि रिसर्च बेस हो, वो आप लोगों को टॉपिक्स असाइन करने हैं, ताकि आप लोगों के अंदर खुद हो ऐसी सलाहियत कि आप लोग फर्दर आप लोगों को खुद आगे कोई टॉपिक सर्च करने को दिया जाए आगे फर्दर स्टडीज़ में। जैसे एमफिल में जब जाओगे इस तरह के फर्दर स्टडीज़ में, इसी बीएस में भी आपको आगे जो लास्ट मैसेज हों उनमें आप लोगों को कोई ऐसा रिसर्च का दिया जाए तो आप लोगों को करनी आती होगी किस तरह रिसर्च करनी है, बुक से स्टडी किस तरह करनी है, इधर उधर से आपने डाटा किस तरह इकट्ठा करके खुद किस तरह पढ़ा जाता है। इसलिए आपको ऐसा टॉपिक दिया गया, मैंने खुद भी असाइन किया था जो मैंने नहीं पढ़ाया। ठीक है, लेकिन खैर सर आज ये मैं हमें क्या सर आइंस्टाइन का बच्चा समझते हैं, हमें जो इतना खुद लेकिन से खैर अभी आज से मैं आ जाए। आज मैं उसकी चीज़ें आप लोगों को ऐसा नहीं है कि छोड़ा दूंगा, कवर करवाऊंगा आज चीज़ें उसकी। तो चलें स्टार्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये तो आप लोगों ने डेफिनेशन फिजिक्स के अंदर बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है वेक्टर की। वेक्टर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये तो बड़ी कॉमन सी हर बच्चे ने सुनी होगी। जैसे कि फोर्स है एक 5 मैग्नीट्यूड अगर लें हम उसका 5 न्यूटन और एक्स एक्सिस में हम डायरेक्शन भी उसकी गिवन हो तो ये वेक्टर हो गया एक, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है। लेकिन ये तो होगी हमारे पास वेक्टर की डेफिनेशन फिजिक्स से रिलेटेड। तो मैथमेटिक्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे आज हम। ठीक है, पहले तो देख लेते हैं वेक्टर्स को हम डिनोट किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। ये 4 रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की, किसी तरह भी आप लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो लास्ट है इसको मैंने बोल्ड किया हुआ, इसका मतलब है यानी बुक्स में ज़्यादातर जो होगा वो बोल्ड करके लिखा होगा वेक्टर को। ठीक है, तो वो यहाँ पर तो बोल्ड करके आ नहीं सका, तो यानी कि इसको मैंने डबल हाईलाइट किया हुआ, तो ये बोल्ड है मतलब। तो बाकी ये एरो हेड के साथ, ठीक है, ये भी कैप का साइंस को कहते हैं। तो और ये अंडरलाइन कर देते हैं वेक्टर को। तो ये चारों रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर की। टू डायमेंशनल जब वेक्टर आता है तो उसमें क्या होता है कि दो वेक्टर्स आपके पास आ जाएंगे, यानी कि दो आपके पास आ जाएंगे कंपोनेंट्स, और उसको आप रिप्रेजेंट कर देते हो इस तरह एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। और इसके अंदर ये एंट्रीज होती हैं, या इसको एंट्रीज कहेंगे या कंपोनेंट्स कहेंगे। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या ज़्यादातर जो होगा वो वेक्टर को आप इसी तरह ब्रैकेट के तौर पर रिप्रेजेंट करते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के तौर पे। इसी तरह 3D में भी 3 आ जाएंगे आप लोगों के पास, एक्स वाई जेड, और यही तमाम एंट्रीज जो होंगी, और इनको या तो एंट्रीज कहोगे या कंपोनेंट्स कहोगे। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है वैसे। स्केच डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इन आर स्क्वायर। अब ये आप लोगों को एक वेक्टर दिया हुआ है -2 और 3, इसको आप लोगों ने स्केच करना है। तो आप लोगों को पता है नेगेटिव एक्स एक्सिस किस साइड पे होता है, ये लेफ्ट साइड पे होता है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस किस साइड पे होता है, ये ऊपर वाली साइड पे होता है। तो यहाँ पे जाके आपका ये पॉइंट मीट हो रहा है, तो ये बस ये स्केच करना था अपने लाइन सेगमेंट एक। ये एक बेसिक सी बात थी। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें फॉर वट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द वेक्टर्स, दो वेक्टर्स आपको दिए हमें। बच्चे अपने अपने माइक बंद रखा करो, मैंने इस वजह से ऑप्शन दी होती है कि ये जब सवाल लगे किसी ने कोई बीच में करना हो तो वो कर सकता है। फॉर वट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स हैं आप लोगों के पास, और इनको कह रहा है कि कब इक्वल कब होंगे ये। तो पहले तो बात ये है कि मैट्रिक्स वाली कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई होगी, दो वेक्टर्स के ऊपर भी। वो कह रहा है कि दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। दो वेक्टर, हाँ जी बताओ, वेक्टर्स कब इक्वल होते थे, सॉरी मैट्रिक्स कब इक्वल होता था? हाँ जी, इक्वल मैट्रिक्स का क्या है, मैंने अभी मैट्रिक्स पढ़ा दिया पूरा चैप्टर। जब उनके ऑर्डर सेम होंगे तो वो इक्वल होंगे।
बच्चे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर सेम हो और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये अगर एंट्री है a माइनस बी, तो उस साइड पे भी जो अगर कोई ऐसी एंट्री हो तो वो हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पे दो जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। इसके अंदर ये कह रहा है दो वेक्टर्स जो है वो टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। जैसे कि a माइनस बी को हम रख सकते हैं 4 के इक्वल और 2 को हम रख सकते हैं a प्लस बी के इक्वल। अब यहाँ से उसने कहा हुआ है a और b की वैल्यूज निकालने को, तो जब ये आप लोगों ने इक्वल रख लिया यहाँ से, तो अब आप लोगों ने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की सिंपल वैल्यूज निकाल लेनी है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ऐड कर दूंगा इन दोनों को, तो b और b आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a ऐड हो जाएगा, 2a बच गया, इधर इधर 4 प्लस 2 6 हो गया, यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन के अंदर इन दोनों में से डाल लो a की वैल्यू आप, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये देखो मैंने a की वैल्यू 1 में डाली है, तो यहाँ पे देखो 3 माइनस बी है इज इक्वल टू 4, तो माइनस बी लेफ्ट साइड पे रहा, 3 उधर चला गया, तो 4 माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दो तो b इज इक्वल टू -1 आपके पास आ गया। तो a और b की वैल्यूज निकालने को कहा हुआ था उसने, तो आपने a और b की वैल्यूज निकाल ली। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर पी क्यू। एक दो वेक्टर्स आपको दिए हुए और आपने फिर पी क्यू वेक्टर निकालना है। अच्छा, आप लोगों को इधर से मैं एक चीज़ याद करवाता हूँ कि एक लाइन सेगमेंट अगर होती थी, स्ट्रेट लाइन अगर है यूँ, एक पॉइंट है x1 और एक पॉइंट है x2, तो जब हमने उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना होता था, x1 हम लिखते थे x1, x2 हम लिखते थे इस तरह, और निकालते हम किस तरह थे x2 माइनस x1, यानी कि x2 के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे हम उसको 1 के कोऑर्डिनेट्स के साथ माइनस करते थे। तो ऐसा ही कुछ केस आना है वेक्टर्स के केस में भी। अगर वो कहे कि फाइंड वेक्टर पी क्यू, तो आप लोगों ने ये उसी केस के जरिए, यानी कि देखो क्यू में से अगर आप पी को माइनस कर दोगे, जो लास्ट वेक्टर होता है राइट साइड पे उसको फर्स्ट में से माइनस कर देना होता है। यहाँ क्यू है आपके पास, इसके एंट्रीज क्या है 3 और 5, और पी के एंट्रीज क्या है -1 और 2, ये आपस में माइनस कर दो आप, तो 3 ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 1 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 3 हो गया, तो आपके पास पी क्यू वेक्टर आ गया। ठीक है सर ये इनको कॉलम्स में क्यों लिखा है सर, रोज में नहीं लिखना था? बेटा, स्टार्ट में मैंने बताया यहाँ पे रो में मैट्रिक्स नहीं है ये, एंड ये आपके पास वेक्टर्स हैं। दो तरीके से आप लिख सकते हो, या तो इस तरह डिनोट कर लो या इस तरह कर दो, ठीक है ना। तो हम ज़्यादातर इस तरह यूज़ करते हैं वेक्टर्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अच्छा, कंप्यूट 3u माइनस 2v इफ। अब देखो यहाँ पे u दिया हुआ है आपको और v दिया हुआ है, और ये आपने निकालना है। अच्छा, क्या करना पड़ेगा, पहले जाहिर बात है एक स्केलर आपके पास आ गया, इसको इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को उसके साथ वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 2s आर 6 और 3 3s आर 9। इसी तरह यहाँ पे 2v है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो v के साथ, तो 2 2s आर 4 और 2 5s आर 10। अब असल में आपको क्या कहा हुआ निकालने को, 3u माइनस 2v, तो 3u माइनस 2y यहाँ से सिंपली निकल आएगा। 3u को आप यहाँ से वैल्यू आ गई, 2v की यहाँ से आ गई, इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये आपके पास आ जाएगा वेक्टर का आंसर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा हुआ है, इफ़ पॉसिबल फाइंड स्केलर c1 एंड c2 सो दैट। ये देखो ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपने c1 और c2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, c1 और c2 की वैल्यू किस तरह, पहले तो c1 और c2 क्या है, हमारे पास स्केलर्स हैं कोई भी दो। अब आपस में इनको वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो c1 फर्स्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह c1 सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह यहाँ पे c2 होगा मल्टीप्लाई। अब देखो ये यहाँ से आपके पास जब ऐड करोगे तो c1 प्लस 3c2 बना, और -2c1 -4c2 इज इक्वल टू -5/6। अब यहाँ से सिंपली आप लोगों ने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लेना। तो क्या किया इसमें, c2 को c2 के साथ, या साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो पुट करके मैंने दूसरी के अंदर निकाल लिया c1 को इन टर्म्स ऑफ c2। तो यहाँ से आप लोग अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो इस इक्वेशन को पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता प्रोसेस। तो ये c1 की वैल्यू मैंने c2 के टर्म्स में निकाली, जैसे कि 3c2 इधर ही रहा, 3 c2 इधर ही रहा,
बल्कि C2 को उधर ले गया हूँ मैं। C1 इज इक्वल टू 3C2 उधर चला गया, तो यानी कि C1 की आपके पास वैल्यू आ गई है C2 के टर्म्स में। तो अब C1 की वैल्यू आप इन दोनों में से बल्कि सेकंड में ही पुट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि फर्स्ट की आपने निकाली है। तो इसके अंदर अगर आप पुट करोगे तो 2C1 की वैल्यू ये है आपके पास, तो -5 -3C2 -4C2 इज इक्वल टू 6। अब इसको इवेल्युएट करो सिंपली, 2 5 10, 3 2 6, और ये दोनों आपस में जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2C2 बच जाएगा, और 10 तो जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, -4 बचा तो 2 जाके वहाँ से डिवाइड हो गया, तो 2 आ गया आपके पास C2। अब C2 की जब वैल्यू आ गई आपकी, तो आप इसके अंदर पुट कर दो, तो -5 -3 C2 की वैल्यू आपके पास 2 है, -2, तो -6 हो गया, उधर जाके +6 हो जाएगा राइट साइड पे। तो आपके पास आंसर क्या है C1 का 1। तो आपको उसने क्या कहा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि C1 और C2 की वैल्यूज निकालो, तो आप लोगों ने C1 और C2 की वैल्यूज निकाल ली सिंपल। यहाँ तक किसी को मसला कोई हो? अच्छा, अब अगर कोई मसला नहीं, अगर हम अब चलते हैं फिर आगे। हमने वेक्टर पढ़ लिया, वेक्टर स्पेस के ऊपर चलते हैं जो मैंने असाइनमेंट दी थी आप लोगों को। अच्छा, वेक्टर स्पेस की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट F बी अ फील्ड and V be a non-empty set, then V is said to be the vector space over F if the following axioms hold। अच्छा, आपके पास एक फील्ड है। फील्ड क्या होती है? फील्ड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रूव होती हों, कि हम कोई भी दो एलिमेंट लें, उनको एडिशन करें तो वो फील्ड में से ही आए, और अगर माइनस करें तब भी आए, डिवाइड करें तब भी आए, प्रोडक्ट लें तब भी आए। ठीक है, तो तब अगर ये चारों प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही है तो तब हम कहते हैं कि वो एफ एक फील्ड है। और उसमें सेट हम कौन से यूज़ कर रहे होते हैं? रियल नंबर के, कॉम्प्लेक्स नंबर के और रैशनल नंबर्स के, लेकिन ज़्यादातर आपको रियल नंबर्स के ही सेट उसके अंदर आएंगे। और वी एक आपका नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, और सेट नॉन एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, अब वेक्टर स्पेस कब होगा? वो कह रहा है वेक्टर स्पेस तब होगा अगर ये तमाम एक्सियम्स जो हैं वो होल्ड करें। अच्छा, देख लेते हैं एक्सियम कौन कौन से हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, एक्स प्लस वाई जो है वो बिलोंग करना चाहिए वी को। यानी कि अब पहले तो देख लेते हैं इसके अंदर। देखो एफ है एक फील्ड, उसके अंदर आपके पास स्केलर्स आएंगे, और एक आपके पास सेट है आपके पास, उसके अंदर आपके पास तमाम वेक्टर्स पड़े हुए हैं, ये एक्स वाई और जेड। अगर वो कह रहा है कि कह रहा है अगर एक्स वाई कोई भी वेक्टर ले रहे हो आप बी में से, इस सेट में से, तो अगर उनका एडिशन किया जाए तो वो वापस इसी सेट में से आने चाहिए, इसी सेट को बिलोंग करने चाहिए। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 3 + 2 करूँ, 3 और 2 लूँ यहाँ से, और यहाँ पे 5 भी पड़ा हो, तो 3 + 2 करूँ तो वो भी 5 में ही होना चाहिए, यानी कि वो इसी सेट में से है। तो 5 भी अगर यहाँ पड़ा हो तो वो कह दूंगा मैं ये पहली जो प्रॉपर्टी है वो प्रूव होगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, या क्लोज अंडर एडिशन भी कहते हैं इसको। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? ये आप लोगों ने 9th की या पता नहीं फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर ही सारी आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज तो पढ़ी होंगी, बल्कि सारी ही पढ़ी होंगी। अच्छा, अब ये सारी तमाम जो है वो सिर्फ वेक्टर्स के केस में आ गई हैं। अच्छा, दूसरी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसमें क्या होता था कि 3 वेक्टर्स हैं आपके पास जो कि बिलोंग कर रहे हैं वी को, तो अगर उनमें से 2 का अगर हम स्टार्ट में लें, तीसरे के साथ ऐड करें, तो वो वही बनेगा जो कि अगर हम वाई जेड यानी कि लास्ट 2 का लें और उसको बाद में फर्स्ट के साथ ऐड कर दें, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये क्या थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीसरी क्या है? देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू वी सच दैट x + 0 इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू वी। यानी कि अगर हम एक वेक्टर ले रहे हैं x जो कि v में से है, और उसका हम आइडेंटिटी सेट के साथ हम एडिशन करा दें, यानी कि 0 के साथ जब ऐसा सेट जिसके अंदर 0 हो, तो वो वापस आपको क्या देगा? वही वापस सेट देगा, जो वेक्टर होगा वही वापस आपको दे देगा। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती थी? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा, चौथी क्या है? ये आपके पास कौन सी है? एडिटिव इनवर्स। यानी कि जो आपके पास x हो, अगर वो बिलोंग कर रहा है v को, तो देयर एग्जिस्ट -x ऑफ v जो कि ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए v को। यानी अगर इस सेट है उसके अंदर 2 और 3 है x सेट के अंदर,
तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर सेट भी होना चाहिए जिसके अंदर -2 और -3 हो, ठीक है, ताकि उन दोनों को ऐड करो आपके पास 0 आए। ठीक हो गया, ये होती थी एडिटिव इनवर्स। चौथी क्या आपके पास, अच्छा पांचवी, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ये प्रॉपर्टी क्या थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हम दो को ऐड करें तो वो वापस वही बने जैसे अगर हम y यानी x प्लस वाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो y प्लस एक्स का हो। इस प्रॉपर्टी को कहते थे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर आपके पास क्या छठी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है आपके पास कि अगर आपके पास एक स्केलर है जो कि दो वेक्टर्स के एडिशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं अलग करके ए एक्स प्लस ए वाई के तौर पे, ठीक है। इसी तरह ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके अंदर दो आपके पास जो है स्केलर्स ऐड हो रहे हैं और एक वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तब भी आप उनको अलग करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तौर पे लिख सकते हो। ये भी है आपके पास एसोसिएटिव, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। हमने पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ए इंटू बी आपके पास जो होगा वो ए और बी आपके पास दो स्केलर हैं और एक्स जो आपके पास वेक्टर है, और इसमें आपके पास पहले वेक्टर और एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि एक स्केलर के साथ बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे राइट साइड में आपके पास दो स्केलर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाद में उसका वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों का आंसर आपके पास सेम आना चाहिए। और ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और इसी तरह ये आपके पास, इस प्रॉपर्टी का नाम पता नहीं क्या होगा, लेकिन x बिलोंग करेगा v को, यानी कि आप सेट ले रहे हो x एक बिलोंग कर रहा है v को, और c आपके पास कोई स्केलर है जो कि फील्ड में से है, इस स्केलर में से, इसमें से स्केलर है कोई, तो अगर उन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूं तो वो आपके पास वापस आना चाहिए इस वेक्टर में से। ठीक हो गया, ये अगर एक्सियम ये सारी प्रूव होती हैं तब हम कहेंगे कि वो हमारा जो है वो वेक्टर वेक्टर स्पेस है। बात समझ आइए सबको, पहले तो ये बताओ मुझे, ये सारी प्रॉपर्टी समझ आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अगर ये समझ ना आई तो फिर आगे समझ नहीं आएगा। नहीं सर, करनी है सर, दोबारा बता देंगे सर। बच्चे सारी तो नहीं ना, मुझे कोई बता दे मुझे कि कौन सी मैं सारी कौन सी बताऊं मैं? सर 3 वाली। 3 में तो बच्चे कुछ भी नहीं है, ये आपके पास जीरो एक सेट, जो अगर वेक्टर सेट आ जाए जिसमें 0 0 हो दो में, यानी जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक वेक्टर है x, उसके अंदर आपके पास 3 2, और दूसरा आपके पास ये 0 सेट है जिसके अंदर 0 वेक्टर सेट है जिसके अंदर 0 0 है, ये देखो, तो तब आपके पास फिर क्या आएगा, ऐड करोगे तो 3 2 ही वापस आ जाएगा, तो इसलिए तो कह रहा है वो x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। ये तो सिंपल है। इसके अलावा सर सबसे लास्ट वाली। ये लास्ट वाली अगले क्वेश्चन में मैंने सॉल्व की है, वो आपको जब क्वेश्चन समझ आता है ना, क्वेश्चन कराता हूँ उसमें समझ आ जाएगी ज़्यादा क्लियर, बल्कि क्वेश्चन पहले वही करा देता हूँ आपको। ये है, ये पहला क्वेश्चन ही है बल्कि, इज वी, अब आपके पास ये वी वेक्टर दिया हुआ है, एक्स और वाई है उसके पास अंदर आपके पास एंट्रीज, और एक्स और वाई आपको बता दी है उसने कौन कौन सा आपके पास एंट्रीज है। वो एक्स जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, वाई जो है आपका लेस और इक्वल टू 0 है। तो वो कह रहा है ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, वो कह रहा है वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो आपने क्या करना है, एक्सियम्स को प्रूव करना शुरू करना है। अच्छा, अगर तो आप लोगों को कोई ऐसा नजर जेन में आपको देख के क्वेश्चन को समझ आ रहा हो कि यार ये वाली इसके ऊपर नहीं प्रूव होती, ये वाला एक्सियम जो 10 पढ़ाए हैं मैंने आपको, इनमें से आपको देखते साथ ही आपको क्वेश्चन देखते साथ ही नजर आ जाए कि यार ये वाला इसके ऊपर नहीं प्रूव हो सकता मेरे ख्याल से, तो आप लोगों ने पहले उसको प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर तो वो प्रूव नहीं होता तो वही वही आप कह दोगे कि वेक्टर स्पेस नहीं है, कोई भी एक इनमें से भी प्रूव नहीं होता तो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। तो आप लोगों ने ऐसे की तरफ जाना है जो प्रूव ना हो रहा हो, ठीक है। अच्छा, पहली मैंने लिया आपके पास, ये पहली ही क्लोजर जो आपकी प्रॉपर्टी थी, ये स्टार्ट वाली पहली, ये 1 वाली, ठीक है। इसमें क्या था कि x प्लस वाई जो हो, अगर वो वेक्टर में से हो, वेक्टर्स में से, तो
एक्स यानी कि यू और वी यहाँ पे ले लिया मैंने, एक्स और वाई की जगह, दो वेक्टर्स हों तो उनको बिलोंग करना चाहिए वापस वी को। तो पहले तो देखो एक्स यहाँ पे यू क्या है, यू आपके पास होना चाहिए, ये एक्स यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे यू आना चाहिए, यू आपके पास ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और इसी तरह यहाँ पे यू और वी है इन दोनों के दरम्यान, यहाँ पे यू है ये, और यहाँ पे ये वी है, इसी तरह यहाँ पे ये वी होगा लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अगर यू वी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं वी को, पहले तो यू इसको देखना, यू आपको कह रहा है कि ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, और वी आपके पास क्या है, लेस और इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले देखो आप इसके अंदर ग्रेटर और इक्वल टू 0 वाली ये, तो ग्रेटर और इक्वल टू 0 की ये प्रूव हो रही है कि 3 ग्रेटर है और इक्वल टू भी 0, यानी ग्रेटर है, इक्वल टू ग्रेटर है आपके पास 0 से, और ये जो v है आपके पास जो सेकंड है वो लेस और इक्वल टू आना चाहिए 0 से, तो ये दूसरी भी आपके पास प्रूव हो रही है। इसी तरह ये वेक्टर है दूसरा, उसके अंदर ये देखो ग्रेटर और इक्वल टू 0 की प्रूव हो रही है, इसी तरह ये दूसरा है वो उसके अंदर लेस और इक्वल टू 0 की प्रूव हो रही है। तो ये दो तो वेक्टर्स आपके क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, तो u प्लस वी अगर करें, ये u है वेक्टर आपके पास, ये v है, तो वापस वो वेक्टर v में से आपके पास बिलोंग करना चाहिए। तो अगर हम करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 4 और -5, 4 और -5। अब देखो पहले आपके पास एंट्री क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव है पहली एंट्री, और दूसरी एंट्री आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये v से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बात समझ आई इस चीज की? अच्छा दूसरी पे चलें अगर, तो दूसरी मैंने प्रूव किया है एडिटिव आइडेंटिटी वाली, तो 0 को बिलोंग करना चाहिए वी को, ये तो प्रूव हो ही जाएगी क्योंकि इसमें देखो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 और y लेस और इक्वल टू 0, ये तो सिंपली प्रूव हो रही है ना। तीसरी में जो बच्चे पूछ रही थी कि सी वी बिलोंग करनी चाहिए v को, ये जो लास्ट थी आपके पास ये c, और यहाँ पे x वेक्टर लिया हुआ है, वहां पे v वेक्टर लिया हुआ है, तो वो भी बिलोंग करना चाहिए v को। तो c यहाँ पे कोई भी स्केलर है जो कि रियल, सी यहाँ पे आपके पास कोई भी स्केलर है जो कि रियल नंबर है, मैं ज्यादातर आपको कहा रियल नंबर ही हम लेते हैं, तो रियल नंबर तो कोई भी हो सकता है। यहाँ -3 अगर हम लें तो -3 को अगर वी वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करूँ, वी वेक्टर जो आपके पास गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो ये देखो इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, और -3 मल्टीप्लाई बाय 4 -4 12 आ गया। तो अब देखो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई फिर नहीं कर रही वी की, क्योंकि हमारे पास x की जो एंट्री जो फर्स्ट है वो ग्रेटर आनी चाहिए इक्वल टू 0, और सेकंड जो है वो लेस आनी चाहिए, लेस और इक्वल टू आनी चाहिए 0 के, तो यहाँ पे तो उल्टा केस हो गया, तो ये तो फिर बिलोंग नहीं करेगी v को। तो यहाँ से आप लोगों को कह सकते हो सो -3v डज नॉट बिलोंग टू v, तो यहाँ नीचे लिख दो इट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, बस सॉल्व हो गया आपका क्वेश्चन। बात समझ आई है? हाँ जी बच्चों, समझ आइए बात इसकी वेक्टर स्पेस की, हर क्वेश्चन के यस अंदर सर। आपने ऐसे ही करना है। यस सर, आगे समझ बेहतरीन हो गया। अच्छा सर ये प्रॉपर्टी सारी इसी तरह चेक करनी है? जी जी बच्चे ऐसे ही चेक करनी है सारी। इसी तरह अब ये देखो पहली ये क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ये आपकी एक्सरसाइज का ही है। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एडिशन के लिए आपको इस तरह डिफाइंड किया हुआ है उसने, और मल्टीप्लाई के लिए यानी कि प्रोडक्ट के लिए आपको इस तरह डिफाइन किया हुआ है उसने। तो पूछ रहा है कि वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो पहले तो देखो एडिशन के लिए जब कर रहे हैं तो ये मैंने पहले ही स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि पहले आपने देख लेनी जो सी ऐसी प्रॉपर्टी आपको जहन में आ रही हो जो नहीं प्रूव कर रही। तो ये देखो u माइनस वी है इज इक्वल टू 2u माइनस वी, तो अगर इसके ऊपर मैं पांचवी अप्लाई करूँ, इसके ऊपर ये मेरे हाथ से पांचवी है, हाँ ये देखो पांचवी जो थी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, तो यहाँ पे देखो ये प्रूव नहीं कर रही। यहाँ पे देखो 2u, ये तो ठीक हो जाएगा ना, u प्लस वी किया तो v प्लस यू आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर 2u माइनस वी है तो वो 2v माइनस यू तो नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर 2 मैं इसके साथ इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं जो कि पहले जिसके साथ नहीं था,
तो वो आंसर में तो नहीं ना, फिर आपको सही यानी वही आंसर देगा जो पहले आंसर आपको मिलना चाहिए था। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सेटिस्फाई होगी ये कि जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव नहीं कर रही, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे कि वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन। इसी तरह यहाँ फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव करोगे, बता दोगे कि या तो प्रूव हो रही होगी या नहीं प्रूव हो रही होगी। तो अब आप लोगों ने खुद ही करके देखना है आपके प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, टाइम हाँ 1 मिनट यार, मीटिंग खत्म हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, सीआर अगर आया हुआ है, मैं खुद भी ले लेता हूँ अटेंडेंस का। आप लोगों की कल क्लासेस ऑनलाइन शुरू होने लगी हैं, मैसेज आ गया एडमिन की तरफ से। ऑफलाइन सर जी, फिजिकल जान छोड़। ओह सॉरी, हाँ जी फिजिकल है आप लोगों की। तो अच्छा अगर ये वेक्टर आपके पास, ये क्लास में खासा खत्म हो जाएगी ये शायद, देख लो वी वेक्टर है आपके पास जीरो से इन्फिनिटी तक। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, आपके पास एक अल्फा है जो कि बिलोंग कर रहा है आर को, यानी कि कोई भी ये स्केलर है आपके पास। और डिफाइन आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, और मल्टीप्लिकेशन में आपको इस तरह दिया हुआ है, ये एडिशन में आपको इस तरह है, मल्टीप्लिकेशन में इस तरह दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि क्लोज होनी चाहिए। तो देखो अगर मैं ऐड भी करूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ऐड करके भी देखूं तो v में से ही आएगा, क्योंकि ये तमाम देखो v में से हैं, x और y भी v में से हैं। अल्फा की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे, क्योंकि एडिशन में तो आपको जरूरत नहीं पड़ी। तो अगर मैं ऐड करूं तो तब भी v में से ही आएगा। ये देखो जीरो इन्फिनिटी आपको दिया हुआ है वेक्टर, और एक्स वाई भी अगर मल्टीप्लाई करूं तब भी आपका वो प्रोडक्ट में भी आपको वेक्टर ही देगा। तो हमने कह दिया कि वो यहाँ पे ये भी लिखना था मल्टीप्लिकेशन में भी। सो वी इज क्लोज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कोई भी आप दो वेक्टर ले लो, उनको ऐड कर लो तो वापस वो वेक्टर में से देगा आपको। इसी तरह उनका प्रोडक्ट भी ले लो तब भी आपको वो इसी तरह वेक्टर में से देगा, तो प्रूव हो जाएगी। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी प्रूव हो जानी है। और ये मेरे ख्याल से मैंने पूरा नहीं किया हुआ सॉल्व। तो जहां तक आप लोगों ने मतलब सॉल्व होती जाएंगी, अगर तो सॉल्व हो रही हैं तो फिर आपने सॉल्व करते जाना है, इनको तमाम एग्जाम्स को प्रूव करना है। अगर तो नहीं हो रहा तो फिर आपने कह देना कि यहाँ पे इस क्वेश्चन यहाँ तक कह रहा है, यहाँ पे प्रूव नहीं हो रहा तो ये वेक्टर स्पेस नहीं है। लेकिन अगर चलता जा रहा है तो हमने तमाम को प्रूव करना है। ठीक हो गया, समझ आई बात की? अगर यही है सर अगर पहले ही पता चल ये वाली प्रॉपर्टी नहीं प्रूव होगी तो फिर पहले ही कह देना है। जी जी, पहले जिस तरह मैंने यहाँ स्टार्ट में कह दिया ये आप लोगों को, बल्कि मैंने असाइनमेंट के अंदर शायद क्वेश्चन दिया हुआ ये वाला, तो आप लोग स्टार्ट में कह सकते हो कि ये जो है प्रूव नहीं हो रहा। ठीक हो गया। तो ये वेक्टर स्पेस के Yes. टॉपिक है, इजी है इतना। इसमें सिर्फ ये एक्सियम्स को आप लोगों ने फॉलो करना है और हर उसके ऊपर अप्लाई करते जाना है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ कल जो जब होगी क्लास, तो आप लोगों के साथ कल मुलाकात होती है फिर। तो कोई मसला हो तो कल आप लोग मेरे से पूछ लेना। असाइनमेंट्स का ये है कि मैं एक थोड़ा सा आपको टाइम और ड्यूरेशन और दे दूंगा, कि शायद आप लोगों को टॉपिक ना समझ आया होता पहले खुद, अब तो समझ आ गया ना, तो अब आप लोगों ने क्वेश्चंस को खुद करना है। तो ये वीक शायद आपको मैं दे दूँ कि दोबारा आप लोग तो, यानी कल का दिन तो वैसे लास्ट यानी होगा मेरे क्लास का, तो आपके साथ तो फिर मंडे को आपके मैं असाइनमेंट्स कलेक्ट करूँगा फिर। सर काइंडली आप ये आज का लेक्चर शेयर कर दें। बच्चे मैं कर देता होता लास्ट हूँ, मैं जो लाजमी एक उसी डे में जो है वो अपलोड कर देता होता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।